हर हर महादेव साथियों, केएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल का मतलब क्या है? हम इसमें सबसे पहले जो चीजें देख रहे हैं कि ये प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ, ये वास्तव में है क्या है, महाजनपद काल क्या है। चौथा अध्ययन करेंगे ये उत्पन्न क्यों हुआ, उत्पन्न होने के पीछे इसका रीजन क्या था, और इसका फिर उसके बाद में इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता, और फिर इसके बाद में अध्ययन करेंगे इसके जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रारंभ, आप सबसे पहले ये देख लो कि क्या है महाजनपद काल, क्या है। महाजनपद काल का आशय है कि पहले हमने, जैसे मैंने आपको अध्ययन कराया था, जो वैदिक काल, इसके अलावा जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका अध्ययन जब हम करा रहे थे तो हम राज्य को जन कह रहे थे, जन, राज्य को क्या कह रहे थे, जन कहते थे। और राज्य का जो राजा होता था उसे कहते थे जनस्य गोपा, क्या कहते थे, जनस्य। तो अब जन की जगह हम लिख रहे हैं महाजनपद, महाजनपद। ये जन और महाजनपद एक ही, इनमें अंतर यह है कि जन माने गोवा और महाजनपद माने राजस्थान। जिस प्रकार अखंड भारत में 29 स्टेट हैं और उसमें गोवा सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है, तो उसी प्रकार ये छोटे और बड़े जो राज्य हैं, छोटे राज्य को जन कहते थे, और जब छोटे छोटे राज्य बन के मिलके एक बड़ा राज्य बन गया तो उसे महाजनपद कहते। तो ये समझ में आ गया। तो महाजनपद का मतलब क्या है, राज्य को महाजनपद कहा। पहले जन कहा जाता था, बाद में क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि महाजनपद थोड़ा बड़ा था। दूसरी बात, महाजनपद काल प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ की अगर बात की जाए तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले आप इसे समझ सकते हो, ये महाजनपद काल प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट बात होती है कि इसका प्रारंभ कहाँ हुआ, ये उद्भव कहाँ हुआ? तो ये जो चला ये गंगा की घाटी में। कहाँ उद्भव हुआ? गंगा घाटी में। अच्छा, इसका उत्पन्न क्यों हुआ महाजनपद काल? उससे पहले महाजनपद क्यों नहीं थे, छोटे छोटे राज्य क्यों थे? तो पहले छोटे छोटे राज्य इसलिए थे क्योंकि प्रत्येक जो कबीला होता था, कबीले में एक सरदार होता था, तो जितना बड़ा कबीला उसका उतना ही बड़ा क्षेत्र रहता था, और उसका एक कबीले का एक मुखिया होता था जो शासन चलाता। ठीक है। अब क्या हुआ कि कबीला अपनी आत्मनिर्भर होता था अपने क्षेत्र में, जैसे उसने शिकार किया, कृषि की, उसी पे निर्भर होता था। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज होते ही अब दो वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? दो वर्गों ने निभाई। किसने? कृषक वर्ग ने, और दूसरा वर्ग था शासक वर्ग। कृषक वर्ग ने क्या किया कि लोहे से कुल्हाड़ी बनाई और दूसरा हल बनाया। क्या बनाया? हल। तो कुल्हाड़ी बनाई तो बड़े बड़े जंगलों को काट काट के और अपनी जमीन का विस्तार उन्होंने किया। दूसरा, जब उन्होंने हल का निर्माण कर लिया तो पहले लकड़ी के हल थे तो कम गहराई तक जाते थे। अब जब लोहे का हल हो गया तो बहुत गहराई तक जाएगा, प्रोडक्शन जमीन का बढ़ जाएगा, तो उससे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उससे अधिशेष बचेगा, अधिशेष बचेगा तो उसे मार्केट में बेच जाएगा, और जब मार्केट में बेच जाएगा तो बड़े बड़े नगरों का निर्माण होगा। समझ आ गया? तो कृषक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महाजनपद काल के निर्माण में। दूसरा था शासक वर्ग। शासक वर्ग ने लोहे से मजबूत तलवारों का निर्माण करा। इसका निर्माण क्या है? मजबूत तलवार। और जब मजबूत तलवार जो थी उनके द्वारा क्या हुआ कि उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया। एक राजा दूसरे को, दूसरा राजा तीसरे को, इस प्रकार आगे आगे जीत।
तो ये तुम्हारे को समझ में आएगा कि उत्पन्न क्या हुआ, क्या है, कहाँ हुआ, गंगा घाटी में, प्रारंभ कब हुआ, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो महाजनपद काल की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। एक तो है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक फॉरेस्ट रीयर, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी, नॉर्दर्न यानी उत्तरी, ब्लैक यानी काले, पॉलिश्ड यानी चमकीले, और वियर यानी मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। एक तो ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आहत सिक्के। आहत सिक्के यानी पंचमार्क, जो सिक्के होते हैं ना पंचमार्क, उन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहते हैं। वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अब बात आती है ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य की बात की जाएगी, सबसे पहले हमारे को इतिहास में ये कहाँ मिलता है कि बड़े बड़े जनपद बने और लोहे की खोज हुई, तो इनका जनपदों का नाम कहाँ मिलता है। भाई इतिहास में कोई ना कोई स्रोत तो होगा जहां से हमारे को ये पता लगता है कि ये जनपद थे, यहाँ पे ये शासक था वगैरह। तो इसमें सबसे प्रारंभिक जो ऐतिहासिक, एक तो जैन ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ में जो महत्वपूर्ण है वो है भगवती सूत्र। कौन सा है, भगवती सूत्र। और दूसरा जो ऐतिहासिक स्रोत है वो है बौद्ध साहित्य। एक तो जैन साहित्य और दूसरा क्या है, बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य में दो ग्रंथ हैं, एक है खुद्दक निकाय और दूसरा है अंगुत्तर निकाय। खुद्दक निकाय में और दूसरा हमारे को कहां मिलता है, अंगुत्तर निकाय। ये दोनों पुस्तक हैं और इन पुस्तकों में हमारे को इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनका महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या थी, महत्वपूर्ण शासक क्या क्या थे, तो ये देख लेना। बौद्ध साहित्य में खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, आगे देख लो। नंबर 2 अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो ये दोनों चीज आप इनको, मतलब ये जो महाजनपद काल था इसकी 5-7 चीजें बेसिकली मैंने आपको बता दी। पहला क्या है, क्या है जन यानी राज्य, तो महाजनपद यानी बड़ा राज्य, तो बड़े राज्य को महाजनपद काल कहा जाता है। ये प्रारंभ कब हुआ महाजनपद काल, ये ईसा मसीह के जन्म से कितने समय पहले, 600 साल पहले प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ, गंगा घाटी में प्रारंभ हुआ। पहले जो राज्य था वो पहले सिंधु नदी घाटी और उसके पंजाब वाले क्षेत्र में विस्तृत था, लेकिन जैसे ही गंगा घाटी में उन्होंने प्रवेश किया तो बड़े बड़े जंगलों को उन्होंने काट काट के फिर गंगा से नीचे उतर के यहाँ यूपी, बिहार, उड़ीसा, इनमें इनका विस्तार हो गया। तो बड़ा राज्य क्षेत्र इनका अधिकार था। ये उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लोहे की खोज हो गई और लोहे की खोज से दो वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक था कृषक वर्ग, कृषक वर्ग ने कुल्हाड़ी और हल के द्वारा कृषि का विकास किया। न केवल कृषि का विकास किया बल्कि उसने क्षेत्र का भी विकास किया। दूसरा था शासक वर्ग, शासक वर्ग ने मजबूत तलवारों का निर्माण के द्वारा क्षेत्र को दिया। अब महत्वपूर्ण विशेषता, इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है, NBPW नॉर्दर्न ब्लैक फॉरेस्ट रीयर यानी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, और दूसरे आयसी के या पंचमांश। अब जो 16 महाजनपद थे उस समय में, 16 महाजनपद, उनका ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे को कहाँ मिलता है, तो दो जगह मिलता है, एक जैन ग्रंथों में और एक बौद्ध साहित्य में। जैन ग्रंथ में हमारा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध साहित्य में खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि उन 4 राज्यों के नाम, 4 शक्तिशाली राज्य कौन से थे जिनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। जो 16 महाजनपद थे उनमें ऐसे 4 शक्तिशाली राज्य कौन से थे
जिनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब आप राजतंत्रात्मक व्यवस्था जानते हो, एक तो लोकतंत्र होती है, एक राजतंत्र जहाँ राजा का शासन होता है, राजतंत्र। उनमें पहला जो सबसे बड़ा था मगध, कौन सा था? मगध। दूसरा था कौशल, कौशल का तो आपने नाम सुना होगा, कौशल्या के राजा राम पतित पावन सीताराम। कौशल्या, कौशल प्रदेश मतलब जो भगवान राम से संबंधित है। बाद में एक एक के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप इनको एक बार देख लो। तीसरा जो था वत्स, और चौथा जो राज्य था वो था अवध। तो ये जो 4 राज्य थे, इनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और ये सबसे शक्तिशाली थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य था वो था मगध, जिसने पूरे 16 महाजनपदों को जीत लिया। अब हम जो 16 महाजनपद थे उनमें एक एक का नाम, उसकी राजधानी कौन सी थी और उससे महत्वपूर्ण कोई विशेषता अपन देख लेते हैं, फिर उसके बारे में उनके बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला जो लेते हैं वो है कंबोज। कंबोज जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर, ये तुम्हारे को याद रखना है, ये इसकी राजधानी थी, कंबोज की राजधानी। अब बात आती है कि कंबोज दरअसल था कहां? तो ये जो था ये मूलतः पाकिस्तान में पड़ता था। कहां था कंबोज महाजनपद? कहां था? पाकिस्तान में। और इसमें दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर, दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर, दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और कपिसा का क्षेत्र भी आता था। कपिसा का क्षेत्र, कश्मीर के अंदर जो कपिसा है ना, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से मिलते हुए बीच में कपिसा पड़ता है, प्राचीन नगरी का नाम है, वो इसी के अंदर आता था। आप ये देख लो, इसको मैं नक्शे में बना देता हूं। यहां पे ये उत्तरी हिस्सा है कश्मीर का, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। तो ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र, ये दक्षिणी पश्चिमी, और ये कंबोज, इसमें ये कंबोज में आता था। तो कश्मीर का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भी इसी के अंदर आता था। अब इसको नक्शे में मैंने बना दिया है, अब नक्शा भी इसको बना लेना है, इसको साफ करने की जरूरत नहीं। अब बात आती है कि विख्यात किस चीज के लिए था, किस चीज के लिए ये राज्य जाना जाता था? तो ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। ये जो राज्य था ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य जो जिसे अपन विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं, उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। उसमें इस राज्य को वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता शास्त्रोपजीवी राज्य कहा है। वार्ता शास्त्रोपजीवी राज्य का मतलब क्या है? वार्ता, वार्ता माने कृषि, पशुपालन और व्यापार, और शास्त्रों जीवी यानी शास्त्रों के द्वारा, उपजीवी यानी वार्ता प्लस शास्त्र प्लस उपजीवी, यानी वार्ता यानी कृषि, पशुपालन और व्यापार, और शास्त्रों के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाला, द्वारा अपनी जीविका चलाने वाला राज्य। समझा गया? तो इस राज्य को वार्ता शास्त्रोपजीवी राज्य कहा है। और इसका अधिकांश भाग जो था वो पाकिस्तान में आता है। यहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर से लगता हुआ पाकिस्तान है, और ये जो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और कपिसा वाला क्षेत्र इसमें आता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो दूसरा राज्य था, उस राज्य का जनपद, महाजनपद था, उसका नाम था गंधार। और गंधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि
इस तक्षशिला की जो स्थापना की, जो जिसने की थी, वो था भरत का पुत्र तक्ष। भरत का पुत्र तक्ष। अब आप कहेंगे गुरु ये भरत कौन है? जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ा वो भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत है। भरत का पुत्र था तक्ष। उस तक्ष ने एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम था तक्षशिला। समझ आ गया? तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और ये भरत का पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित था। और भरत कौन था? दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था ये, और उनका पुत्र था तक्ष। अब हाँ, नहीं, रामायण वाला भरत नहीं है, वो भरत अलग था, रामायण राम वाला अलग था। ये भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला की आपने कभी कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि दुष्यंत एक बार घूमने जाता है, वो अपना राह भटक जाता है और एक ऋषि की कन्या के साथ जब वो जाता है तो ऋषि कहीं गया होता है, ऋषि की कुटिया में अपनी रात बिताता है, उस कन्या से शादी कर लेता है और जब वो अपने राज्य में आता है तो उसको एक अंगूठी दे देता है कि ये अंगूठी आप मेरे को आगे कभी भी दिखा देना और आप आ जाना। जब राजा यहाँ आ जाता है तो पीछे से जब वो ऋषि आता है तो ऋषि उसको देख के वो देखता है कि वो बेटी विचार मग्न थी, जिसके विचारों में दुष्यंत के, राजा दुष्यंत के, और उसके घर में एक बच्चा था। तो उसने 2-3 बार बोला बेटा शकुंतला शकुंतला, तो जब उसने ध्यान नहीं दिया तो ऋषि थोड़ा क्रोधित हो गया, उसने श्राप दिया कि जा, जिसको तू याद कर रही है वो तेरे को भूल जाएगा। तो राजा सच में ऋषि के श्राप के कारण भूल जाता है और शकुंतला के जो अंगूठी थी वो अंगूठी गिर जाती है। जब वो नदी में पानी लेने जाती है वो गिर जाती है, तो वो नदी में जब गिर जाती है तो एक मछली के पेट में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ शकुंतला के जब बच्चा होने वाला आता है तो शकुंतला संदेश भेजती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं मिलने आई हूँ। तो राजा दुष्यंत उनको पहचान नहीं पाता, क्योंकि दुष्यंत उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि एक राजा की 5-5 हजार रानियां हुआ करती थी, तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता था। तो उन्होंने कोई निशानी मांगी, उनके बाद निशानी थी नहीं, अंगूठी गिर गई थी। तो जब वो वापस आ जाती है तो उसके बच्चा होता है जिसका नाम था भरत। अब भरत, एक बार ऐसा होता है कि भरत शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत वहां से गुजरता है तो उस भरत को शेरों के बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है और बड़ा अचंभित होता है कि ये बच्चा शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा है, ये कितना शक्तिशाली होगा। वो देखने के लिए कि किसका बच्चा है उसके पीछे पीछे जाता है, तो वो कुटिया में जाता है और कुटिया में जाता है तो फिर वो राजा को वही बात कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, या आपका बच्चा है। राजा इस बात को मानता नहीं है, लेकिन जब राजा वापस आता है और वो बच्ची खूब रोती है तो पिता उससे श्राप मुक्त कर देता है। और दूसरी तरफ वो अंगूठी, जब एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा तो उसके पेट में से वो अंगूठी निकली, तो राज अंगूठी समझ के वो डर के मारे राजा के पास पेश किया। राजा को पेश करते राजा को याद आ जाती है और वो जाके लेकर आता है। और फिर दुष्यंत की पत्नी जो शकुंतला, उसने महारानी घोषित किया और अपने पुत्र भरत को शासक नियुक्त किया। तो भरत का जो पुत्र था तक्ष, उस तक्ष ने ही तक्षशिला राजधानी स्थापित की थी, तो ये तक्षशिला थी। अब दूसरी ये पड़ती क्या है, कहाँ है गांधार राज्य, कहाँ है? तो वही जो पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर जो जिला है, पाकिस्तान का दो राज्य है, रावलपिंडी और पेशावर। रावलपिंडी और पेशावर जो राज्य हैं वो मूल रूप से इसी से संबंधित है। लेकिन यहाँ तक्षशिला जो है, तक्षशिला ये यहाँ तक आते हैं, ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ तो कंबोज है। हाँ, रावलपिंडी और पेशावर, जैसे अपने राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, वैसे वहाँ पे रावलपिंडी और पेशावर राज्य हैं। उनमें ये मूल रूप से ये क्षेत्र किसमें आते हैं, गांधार राज्य में आते हैं। और इसकी राजधानी तक्षशिला थी, लेकिन तक्षशिला कश्मीर में पड़ती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी जहाँ चाणक्य ने स्टडी की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध है, तो तक्षशिला वहां पे। अच्छा, तो कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी
एवं पेशावर, ठीक है। और अपना कश्मीर में अभी भी कश्मीर में जो तक्षशिला है, कश्मीर इसकी राजधानी थी। अच्छा, अब बात आती है इसकी प्रमुख नगर तक्षशिला ही थी, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो इसका प्रमुख नगर कौन सा होगा? तक्षशिला, जहां राजा रहता है उसे राजधानी कहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत प्रसिद्ध नगर और था, इसका दूसरा प्रसिद्ध नगर जो था उसका नाम था पुष्कलावती, पुष्कलावती, ठीक है। इसका प्रसिद्ध नगर पुष्कलावती था। तक्षशिला के अतिरिक्त ये पुष्कलावती यहाँ पड़ता है पाकिस्तान में, तो पुष्कलावती इसका प्रसिद्ध नगर था। और इसका प्रमुख जो शासक था, एक बहुत प्रमुख शासक हुआ, उसके बारे में बाद में नहीं बता पाऊंगा, उसके बारे में लिख लेना। उसका नाम था पुष्कर सारिन, पुष्कर सारिन। ये बड़ा प्रसिद्ध आदमी था। इसने दो महत्वपूर्ण काम किए। कौन कौन से? एक तो इसने अवंती का एक शासक था, अवंती जो महाजनपद था, उसके शासक चंड प्रदोत को पराजित किया था इसने, चंड प्रदोत, इसके बारे में बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत शक्तिशाली शासक था, उसको पराजित किया था। और दूसरा इसने जो सम्राट बिंदुसार था, बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, बिंदुसार के दरबार में दूत भेजा था। तो ये इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता याद रखना। और ये मगध का शासक जो बिंदुसार था, मगध का, उसके दरबार में क्या भेजा था? इसने दूत भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते। अब तीसरा महाजनपद आता है, वो आता है कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र जो था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, या इसकी दूसरी राजधानी थी हस्तिनापुर। ये आपने सुना भी होगा। कुरु, जहां पे कौरव राज्य करते थे, उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर आपने सुना होगा। हस्तिनापुर, जब हस्तिनापुर महल का निर्माण कराते हैं पांडव, और उसमें मतलब पानी की जगह कांच नजर आता है और कांच की जगह पानी नजर आता है। और जब दुर्योधन का पैर रख जाता है, तो वो हंस के जो द्रौपदी थी, वो हंस के कहते हैं कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। तो इसी बात से नाराज होकर महाभारत भी हुआ था। तो और कौरवों की माई कौन थी? गांधारी। कौरवों की मां कौन थी? गांधारी, जो गांधार की राजकुमारी थी। और कुरुओं का जो शासन था, वो तो कौरवों का जो शासन था वो कुरु, जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके कई राज्य जो, कई गांव जो होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे ही होते हैं। कोई बड़ा कुल वंश होता है उसके नाम पे ही। जैसे कटारिया, हमारा कटारिया, तो कटारिया गांव का नाम है, कटारियों का गांव, ऐसे नाम भी पड़ जाता है। तो कुरु क्षेत्र जहां कौरव रहते थे, और उनकी मां का नाम गांधारी, वो गांधार की राजकुमारी थी। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। हस्तिनापुर बाद में पांडवों ने स्थापित की थी, पांडवों ने, ठीक है। तो ये आप इसको चित्र में अगर देखना चाहो, ये मैं आपको बता देता हूं। ये दिल्ली था यहाँ पे, और यहाँ पे मेरठ वाला क्षेत्र, दूसरा थानेश्वर, मेरठ, थानेश्वर, और एक तीसरा और आता था दिल्ली। सॉरी, पहला दिल्ली लिख लेना, पहला दिल्ली, दूसरा मेरठ यूपी में, और तीसरा थानेश्वर। ये तीनों क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पड़ते थे। क्षेत्र कौन कौन सा था? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। ये गांधारी यहाँ की राजकुमारी थी। इनकी मां कहां से थी? गांधार की। और ये इनकी शादी यहाँ हुई। समझ आएगा? आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि चौथा राज्य के
चौथा जो महाजनपद था उसका नाम था मत्स्य। मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी राजस्थान वासी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आप खुद ही बता देंगे कि मत्स्य की गुड़िया कौन सी राजधानी थी? विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। वेरी गुड। अच्छा, मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? क्षेत्र कौन कौन सा आता था? ए बी सी डी भी कह सकते हो। जयपुर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। भरतपुर, आपको इसको राजस्थान निवासी है तो नक्शा बताने की जरूरत नहीं। एक ही महाजनपद है जो अपने राजस्थान में यहाँ आता था, तो उसका नाम था मत्स्य। और मत्स्य जहाँ पे विराटनगर में जब कौरवों पांडवों के ऊपर जब उनको अज्ञातवास दिया गया तो यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र में विराटनगर में राजा विराट के यहाँ के रहते हैं और यहीं पर अपना जो उनका अज्ञात काल था वो उन्होंने यहीं पे काटा था राजस्थान में। ये अलवर, जयपुर और ये मत्स्य क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट महाजनपद। जो 16 महाजनपद थे उसमें 5वां नंबर आता है शूरसेन। महाजनपद का क्या नाम था? शूरसेन राज्य। और शूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। राजधानी का क्या नाम था? मथुरा। बेटा मथुरा का शासक कौन था? मथुराधीश किसे कहा जाता है? अभी जिसका जन्मदिन मनाया गया है 2-3 दिन पहले, मथुराधीश किसे कहा जाता है बेटा? यहाँ का शासक था कृष्ण। यहाँ का शासक कौन था? कृष्ण। यहाँ का शासक कृष्ण था और ये यदुवंशी थे। यदुवंशी जिन्हें यादव कुल से माना जाता है, ये यदुवंशी थे। और यहाँ बुद्ध के समय महात्मा बुद्ध था, उसके समय यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र था और अवंती पुत्र स्वयं बुद्ध का अनुयायी था, बहुत बड़ा अनुयायी था। मैंने जब बुद्ध के कुछ अनुयायी जो शासक भी थे तो उनमें भी इनका नाम लिखा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठा राज्य आता है। अगर बात की जाए पांचाल छठे महाजनपद की तो उसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की अलग थी और दक्षिणी पांचाल की अलग। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। अब बात की जाए कि ये पांचाल राज्य पड़ता कहां है, तो कहां है? जो रुहेलखंड है, रुहेलखंड के फर्रुखाबाद, बदायूं, ये जिले इसी के अंदर आते हैं। रुहेलखंड ये यूपी के जो 4 टुकड़े करने की बात कर रही है मायावती जी ने प्रपोजल जो दिया था भाई यूपी के 4 टुकड़े किए जाए, तो उसी में एक रुहेलखंड का नाम था। तो उसमें फर्रुखाबाद हुआ, बदायूं हुआ, इसके अलावा एक और जिला आता था बरेली। तो ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? रुहेलखंड। तो पांचाल में आते हैं। अब बात आती है कि जो कुरु राज्य जो था, कुरु अभी जो मैंने आपको पढ़ा कुरु जनपद, वो कुरु जनपद जो था वो पांचाल संघ में ही आता था। पांचाल संघ में ही आता था। इसका मतलब क्या है कि पांचाल एक राज्यों का संघ था। ये पांचाल है, इस पांचाल में ही कुरु आ रहा है, इसमें ही मत्स्य आ रहा है, इसमें ही ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। तो पांचाल ये संघ था। अब आप मेरे को एक प्रश्न बताओ, पांचाली किसे कहा जाता था? पांचाली जो पांचाल राजा की जो पुत्री थी उसे क्या कहा जाता था? पांचाल। पांचाल क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके अंदर 5 राज्यों का संघ था। और कुरु जहां पे कौरव शासन करते थे उसे कुरु क्षेत्र कहा जाता था। कौरव जहां शासन कर रहे थे उसे क्या कहा जाता? कुरु कहा जाता था। दिल्ली, हस्तिनापुर जो मैंने अभी बताया,
तो पांचाली इतिहास में अपन पढ़ते हैं तो पांचाली किसे कहा जाता है? द्रौपदी को कहा जाता है। समझ आया? आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में आता है 7वां महाजनपद और उसका नाम था कौशल, कौशल प्रदेश, कौशल महाजनपद। और इसकी भी 2 राजधानियां थी, उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी साकेत। साकेत माने अयोध्या, अयोध्या का पहले, अयोध्या जो नगरी थी इसका पहले नाम था साकेत। अब आप मेरे को बताइए कि कौशल प्रदेश का राजा कौन था जो प्रसिद्ध, आप जिसे जानते हो, कौशल प्रदेश का शासक, कौशल का शासक कौन था? राम। कौशल्या के राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये कथा आपने सुनी होगी, मैंने बहुत अच्छे से सुनी है नाना जी के यहाँ। सुन रे तोता सुन रे मैना, काश अगर पंखों वाला होता, वन वन लेता ढूंढ तमाम, पतित पावन सीताराम। तो ये बहुत लंबी है, एकदम कथा के रूप में इतनी शानदार है, तो मैं आपको कभी डिटेल से बताऊंगा जब आप मेरे से रामायण पढ़ने आएंगे। अभी इतिहास का पॉइंट चल रहा है। कौशल, कौशल में ये इसका संबंध जो है वो राम कथा से जुड़ा है। अभी हाल फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर की नींव भी रखी गई 5 अगस्त को, वो भी एक क्वेश्चन बनता है, आप याद रखना। उस समय बुद्ध का जो समकालीन शासक था, महात्मा बुद्ध का जो समकालीन शासक था, उसका नाम था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। ये इसके समकालीन शासक थे उस टाइम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9वां जो महाजनपद आता है वो आता है वत्स, 9वां ही है, वत्स आता है। और वत्स की जो राजधानी थी वो थी अवंती। कौन सी थी? अवंती। अच्छा, अब इसमें जो 2-3 चीजें देखने लायक है। पहली तो ये कि ये पड़ता कहाँ है, कहाँ आता है? वत्स क्षेत्र आता है इलाहाबाद, इलाहाबाद और बांदा जिला। कहाँ ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद और बांदा जिला है वो वत्स क्षेत्र में आता है और इसकी राजधानी कौन सी थी? अवंती। और बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय यहां का शासक जो था वो पौरव वंश का उदयन था। उदयन इसका शासक था और ये इसका शिष्य भी था महात्मा बुद्ध का। और ये बौद्ध भिक्षु पिंडोल द्वारा दीक्षित किया गया था। बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने इन्हें दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। महात्मा बुद्ध का शिष्य था पिंडोल। और अगर बात की जाए कि वत्स ने, मतलब ये वत्स जो था पहले अवंती अलग महाजनपद था, तो वत्स ने अवंती पर अधिकार कर लिया था। वत्स ने अवंती पर अधिकार कर लिया था। अब एक चीज आप देख लो, बुद्ध के समय शासक जो था वो पौरव वंश का उदयन था। पौरव वंश मैंने यहां लिया तो ये इसका ऐतिहासिक इंपोर्टेंट ये है कि जब अलेक्जेंडर सिकंदर भारत की धरती पर आया तो तक्षशिला ने घुटने टेक दिए। पहला उसका जो शासन हुआ था वो राजा पुरु से हुआ था, पुरु। और पुरु ने इसको पराजित किया था पहले युद्ध में, फिर बाद में तक्षशिला के विश्वासघात के कारण पुरु हार जाता है। तो पुरु के जो वंशज थे वो पौरव कहलाए। पुरु के बाद में जो भी पैदा हुए वो पौरव कहलाए। वो इतना ऐतिहासिक व्यक्ति था। तो उसका एक वंशज था जिसका नाम था उदयन। वो उदयन यहाँ का शासक था इस टाइम। तो ये बुद्ध के समकालीन शासक की बात होगी। अब अगर बात करें, एक बहुत ही ऐतिहासिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ
आप इसको समझ लो कि गंगा नदी में बाढ़ आती है, और गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो हस्तिनापुर नष्ट हो जाता है। हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी थी, कुरुक्षेत्र की राजधानी थी, वो नष्ट हो जाती है। और जब हस्तिनापुर नष्ट हो जाती है तो उस समय वहां का शासक, अगर आपने जन्मेजय सुना होगा, आपने महाभारत ढंग से देखी है, तो उसका प्रपौत्र था, उसका पोता जिसे अपन कहते हैं परपोता जिसे अपन कहते हैं, प्रपौत्र निचाक्षु यहाँ का शासक था। तो निचाक्षु ने वत्स पर अधिकार कर लिया। भाई उसकी राजधानी तो वो पूरा नष्ट हो गया। और उसके बाद अब इसमें एक ऐतिहासिक चीज आप देखोगे, बहुत अच्छी चीज मिलेगी। आप कभी सुने होंगे कि लास्ट में ये उत्कंठा रहती है कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई। फिर ऐसे सुने होंगे कि वो हिमालय में चले गए और पिघल गए, ऐसा कुछ सुना होगा। इसका व्यावहारिक और सटीक आप ये समझ लो, गंगा नदी में बाढ़ और वो पिघल गए, नष्ट हो गए, समझ रहे हो आप? या आगे ये भी बताओ कि बाढ़ में बह गए, तो फिर आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी कि हमारे भगवानों को बहाया जा रहा है ना। वो भगवान थे, बाढ़ को रोक सकते थे। तो लेकिन पंडित हमारे थे कि जो भी भली या बुरी हमारे में जो भी बीती, उन्हें इतने सुदृढ़ पर्दे में रखा कि ना तो आपकी भावनाएं आहत हुई और ना ही किसी धर्म पर किसी प्रकार की उंगली उठाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट। 10वां जो राज्य महाजनपद पड़ता है उसका नाम है अवंती। और अवंती की भी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी की थी महिष्मती। और बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें राजमाता कहते हैं कि महिष्मती का वचन ही शासन है। उज्जैनी भी काफी प्रसिद्ध रहती है। तो इसकी 2 राजधानियां थी। और इसका बुद्ध का जो समकालीन शासक था, उसका नाम था चंडप्रद्योत। अब चंडप्रद्योत के बारे में मैंने पहले आपको बताया है कि चंडप्रद्योत को गांधार नरेश पुष्कर सारेन ने पराजित किया था। पुष्कर सारेन ने पराजित किया था। और चंडप्रद्योत महात्मा बुद्ध का प्रसिद्ध अनुयायी था, और इन्होंने महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था। लेकिन एकमात्र शासक ये था कि बुद्ध को इन्होंने उज्जैनी में आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध जा नहीं पाए। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया, निम्न में से किस शासक ने बुद्ध को आमंत्रित किया लेकिन बुद्ध जा नहीं पाए, तो उनका नाम था चंडप्रद्योत। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ एक चीज और थी जो आपको देखने वाली बात है कि ये जो चंडप्रद्योत थे वो महाकच्चायन द्वारा दीक्षित किए गए थे। महाकच्चायन के द्वारा दीक्षित किए गए थे। और जो अवंती है वो पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र में पड़ती है। जो विंध्याचल पर्वतमाला है इस क्षेत्र में मध्य में यह अवंती पड़ती है। तो दक्षिणी क्षेत्र आप बाहुबली मूवी देख रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा वो साउथ की है नॉर्थ की, साउथ की मूवी है। तो महिष्मती बताओ, महिष्मती दक्षिणी राज्य साउथ की राजधानी रहेगी वो नॉर्थ की रहेगी, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो मालवा जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वतमाला, वो भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित करती है। मालवा के ऊपर, विंध्याचल के ऊपर जो भारत है उसे कहते हैं उत्तरी भारत, और उससे नीचे जो है उसे कहते हैं दक्षिणी भारत। तो साउथ की मूवी है बाहुबली, देख लेना आप। और बाहुबली जो महिष्मती की जो राजमाता थी उसी पर आधारित है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 11वां जो महाजनपद है उसका नाम था अस्मक। अस्मक की जो राजधानी थी पोटली,
या कई जगह इनका नाम आता है पॉटनिक, पॉटनिक। इसके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, वो आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कहां स्थित था? गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। इसके बाद में आता है 12वां जो महाजनपद था उसका नाम था काशी, काशी। और काशी से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा है और काशी की राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी उनका चुनाव क्षेत्र है। और वाराणसी का नाम वरुणा प्लस 80 नदी, इनके नाम पे मिलके वाराणसी नदी पर, वाराणसी नगर पड़ा है। तो और जो कौशल का शासक जो था कंस, कंस ने काशी को जीता था, काशी को जीता था। याद रखना, सूरसेन और कौशल इन दोनों क्षेत्रों पर कंस का अधिकार था। और फिर जो सूरसेन जो मथुरा वाला क्षेत्र था और ये वाला क्षेत्र लास्ट में द्वारिका तक नीचे गुजरात यहाँ से लेके ये सूरसेन, फिर यहाँ पे ये कौशल और ये नीचे वाला क्षेत्र यहाँ तक द्वारका तक, द्वारिका तक, द्वारिकाधीश, यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र भगवान कृष्ण ने विजित कर दिया था। ऊपर ये पांडव थे, जो मत्स्य हुआ, कुरु हुआ, ये हस्तिनापुर, ये सारा क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र था। तो कौशल के शासक कंस ने काशी को जीत लिया था, ये आपको याद रखना है। और काशी किसके लिए विख्यात था? काशी सूती कपड़ों के लिए, सूती कपड़ों एवं घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। और सूती वस्त्रों में होते होते काशी जो था वो विद्या का, संस्कृत विद्या का केंद्र बन गया। संस्कृत विद्या, आज भी अगर आपको कोई भी तंत्र विद्या साधना या पूजा पाठ की विधि जो भी करनी हो, तो जितने भी प्रकांड विद्वान रहेंगे, अगर वो काशी से पढ़ा हुआ है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता हिंदू धर्म में। आप इसका स्क्रीनशॉट। अब 13वां जो महाजनपद आता है उसका नाम था मल्ल, मल्ल महाजनपद। उसकी दो राजधानियां थी, दो राजधानियों का नाम आता है। पहले इसकी राजधानी थी कुशी नारा, या जिसे अपन कहते हैं कुशीनगर, कुछ किताबों में इसका नाम कुशीनगर भी मिलता है। और दूसरी इसकी थी पावानारा। पावानारा, नारा और नगरी दोनों एक ही है, इसको नारा और इधर नगरी, या इसको पावापुरी नगरी भी कहते हैं। इनकी ये दो राजधानियां थी। और ये कहाँ है, अवस्थित कहाँ है? तो ये वर्तमान में यूपी, उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, देवरिया जिला, देवरिया जिला जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, वो क्षेत्र यहाँ पे इसके अंदर आता है। ठीक है। अब मल के बाद में अगला जो जनपद था उसका नाम था वज्जी संघ, वज्जी संघ। वज्जी संघ की अगर बात की जाए तो वज्जी की जो राजधानी थी वो विदेह, वैशाली या मिथिला, विदेह, वैशाली या मिथिला, ये इसी की राजधानी का नाम पड़ता है। दरअसल वज्जी संघ था क्या? वज्जी कोई राज्य नहीं था, ये इसके अंदर 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। अब देखो 8 राज्य मिलके वज्जी संघ कहलाते थे। जैसे आप इसको ये देख सकते हो, चित्र बना सकते हो आप यहाँ पे। आप इसको ऐसे देखो, यहाँ पे
ये 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 को मिला के इनको कहा जाता था वज्जी संघ। और इन 8 में जो प्रसिद्ध 3 थे उनका आपको याद रखना, ये गणतंत्रात्मक संघ था। एक तो राजतंत्रात्मक होती है, राजतंत्रात्मक जहां राजा शासन करता है, और एक गणतंत्रात्मक जहां का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। तो वज्जी संघ के अंदर 8 राज्य थे और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा था? पहला था वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। और लिच्छवी दोहित्र कौन था? चेटक का भांजा कौन सा था? जो महावीर स्वामी था वो चेटक का भांजा था। लिच्छवी दोहित्र वो अपने किताबों में लिखता है। दूसरा था मिथिला के वैदेही के मध्य, मिथिला के वैदेही। और तीसरे यहां पे जो देखने को मिलते हैं वो आते हैं कुंडग्राम के ज्ञात्रक, कुंड ग्राम के ज्ञात्रक। ठीक है, ये प्रमुख थे। अब इन 3 का नाम मैंने क्यों लिखाया ये भी मैं आपको बता देता हूं। वैशाली के लिच्छवी, इनसे संबंधित जैन धर्म के महात्मा बुद्ध संबंधित है और महावीर स्वामी संबंधित है। महावीर स्वामी जो थे वो इनके दोहित्र थे। कौन थे? लिच्छवी दोहित्र, चेटक का भांजा था। और मिथिला का वैदेही इसलिए लिखा है क्योंकि मिथिला नरेश था राजा जनक, और जनक की पुत्री थी सीता, सीता का विवाह जो राम से होता है। और कुंडग्राम के ज्ञात्रक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ज्ञात्रक कुल के जो वो थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। 15वां जो जनपद आता है उसका नाम है अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। और ये पड़ता कहां है, कहां अवस्थित है? ये बिहार के मुंगेर और भागलपुर, ये जो 2 जिले हैं मुंगेर और भागलपुर, उन जिलों में पड़ता है अंग। और इसमें याद रखना कि बुद्ध के समय जो 16 महाजनपद थे, बुद्ध के समय जो 16 महाजनपद थे उनमें 6 बड़े प्रमुख नगरों में शामिल था। 6 प्रमुख नगरों में शामिल था। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा कि इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार इसका चंपा नगरी का वास्तुकार था महागोविंद। कौन था? महागोविंद इसका वास्तुकार था। और याद रखना चंपा नरेश कौन था? अंगराजा कौन? अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज किसे कहा जाता है? नहीं पता? कर्ण को अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट का अपना जो बचता है, जो अपना बचता है जनपद, उसका नाम था मगध। मगध। और मगध की राजधानी राजगृह गिरिवज्रगृह या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना। वर्तमान में जो बिहारी राजधानी है पटना, वो पाटलिपुत्र इसी में आती है। ये कहां अवस्थित था? अवस्थित कहां था? ये बिहार में अवस्थित था। बिहार में गया और पटना जो जिले हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, गया और पटना। ठीक है, अब आता है इसमें जो मगध जो था, 16 महाजनपद जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उस मगध में, उसमें से जो मगध था, मगध में ने पूरे 16 महाजनपदों को जीत लिया था। किसने जीता था? यहाँ के एक शासक था जिसका नाम था धनानंद। धनानंद नंद वंश का एक शासक था। नंद वंश का एक शासक था जिसका नाम था धनानंद। उस धनानंद ने 16 महाजनपदों को जीत लिया था। और फिर धनानंद का नंद वंश को नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने
चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये मौर्य वंश और जो मगध साम्राज्य है हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि 16 अलग अलग राज्यों को तो हम इतना डिटेल से नहीं पढ़ सकते, तो हम सिर्फ मगध का अध्ययन करेंगे जिसमें 16 जनपदों का जो विलय किया गया, उसके बाद में वो मौर्य साम्राज्य और उनके बाद में धीरे धीरे क्रमशः इस प्रकार पढ़ेंगे। तो आप इसको पूरे को उतार लेना और नक्शे में एक बार आप इसको बना भी सकते हैं। मैं इसका एक नक्शा और बना देता हूँ, कौन सा जनपद कौन से उसमें था, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब मैंने ये नक्शे में दर्शा दिया है, सभी को अलग अलग नक्शे में दर्शाया था, एक साथ दर्शा दिया है। सबसे पहले मैंने कंबोज बताया, कंबोज की जो आपको बताया था कि ये क्षेत्र जो कश्मीर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। गांधार, रावलपिंडी और पेशावर जिला है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जिसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित की थी। फिर उसके बाद में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर कौरवों का शासन था। इसके बाद में मत्स्य में विराटनगर इसकी राजधानी बताते हुए हम सूरसेन की राजधानी मथुरा बना के आगे बढ़े थे। पांचाल की हमने 2 राजधानी बताई थी, पांचाल नरेश के बारे में बताया। उसके बाद में कौशल राजा राम की कहानी आपको बता के फिर इसके बाद में चेदी की राजधानी हमने आपको नहीं बताई, ये पढ़ाया नहीं, मिस हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ। चेदी, इसकी राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती, और यहाँ का जो प्रमुख शासक था वो था शिशुपाल, जिसे कृष्ण वचन देता है कि 100 गाड़ियां जब तक नहीं निकालेगा उसका वध नहीं किया जाएगा। तो शिशुपाल यहीं से संबंधित था और ये महाभारत कालीन शासक था, महाभारत कालीन शासक था। इसके बाद में आता है 9वां अवंती, अब 10वां 9वां, यहाँ पे ये 9वां नंबर है अवंती। उसके बाद में 10वां काशी वाराणसी जो बताया, 11वां अवंती 2 राजधानियां उज्जैनी और महिष्मती, फिर अस्मक जिसकी पोल्ट्री पोर्टल जो बताई 12वां। फिर उसके बाद मल्ल संघ के बाद में वज्जी संघ में जो 4-5 बताए हैं, यात्राकुल, वैदेही, फिर उसके बाद में 15वां मगध सबसे शक्तिशाली, 16वां अंगराज जो कर्ण था, उसके बारे में। इस प्रकार ये महाजनपद काल कंप्लीट हो गया। और महाजनपद काल के बाद में हम अध्ययन करेंगे मगध, क्योंकि मगध ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे 16 महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया था। और ये किसने किया था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नंद वंश का शासक था जिसका नाम था धनानंद। और धनानंद ने जब 16 महाजनपदों को जीत के अपने अंदर अधीन कर लिया, तो उस नंद वंश का पराजित करके और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, और उसके बाद में धीरे धीरे क्रम से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो कल से हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और उसके अध्ययन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।